हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, इससे पहले हम लोग वैलिडिटी कर लिया था और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी भी कर लिया था हम लोगों ने कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के फैक्टर्स क्या है ये पढ़ रहे थे हम लोग। वैलिडिटी था, रिलायबिलिटी था, ठीक है ना, और इसके सिग्निफिकेंस भी हम लोग ने कर लिया था कि कितना क्यों ज़रूरी है नॉर्म्स, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी कि जो टेस्ट है वो आपका कितना रिलायबल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट रिलायबल मतलब कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। सो रिलायबिलिटी इज़ another vital psychometric property which means it gives the same result every time it is taken under the same condition. A reliable test is dependable because it consistently provides similar result. तो रिलायबल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 2-3 राउंड ले रहे हो या रीचेक कर रहे हो, रीटेस्ट कर रहे हो, तो वो उसके जो टेस्ट है, वो जो क्वेश्चंस हैं, वो जो टास्क है, वो इतने रिलायबल होना चाहिए कि हर बार उसका रिज़ल्ट है ना सेम आना चाहिए, मतलब कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। टेस्ट है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी तो हर बार जो टेस्ट का जो कंक्लूज़न या उसका जो आंसर्स होंगे या उसका जो रिएक्शंस होगा, रिस्पॉन्स होगा बाय द कैंडिडेट, वो चेंज होता रहेगा। तो कैंडिडेट का रिस्पॉन्स अगर चेंज होता रहेगा तो आप ठीक से कंक्लूज़न पर पहुंच नहीं पाओगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। जब क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी तो वो टेस्ट का क्या मतलब रहेगा। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। इसी मतलब आपको सेम रिज़ल्ट आना चाहिए हर बार। अगर सेम लेवल से अगर आप टेस्ट आप ले रहे हो, टास्क करा रहे हो, तो वो सेम रिज़ल्ट आना चाहिए उसकी, जिससे कि कैंडिडेट की एबिलिटी का सही हम लोग अंदाज़ा लगा पाएँ। कैंडिडेट की एबिलिटी का, उसकी पर्सनैलिटी या उसकी थिंकिंग का। हर बार अगर अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा, एक क्वेश्चन का ही हर बार अगर अलग अलग रिस्पॉन्स आया, तो वो साइकोमेट्रिक टेस्ट रिलायबल नहीं माना जाएगा और भरोसेमंद नहीं माना जाएगा, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं माना जाएगा कि यार एक बार इसने, जैसे 3 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना, और 3 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और सेम क्वेश्चन या सेम पैटर्न पर इंटरव्यू ले रहे हैं। वो एक को अलग रिस्पॉन्स कर रहा है, दूसरे इंटरव्यूअर को अलग रिस्पॉन्स कर रहा है कैंडिडेट, तीसरे इंटरव्यूअर को अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन का रिस्पॉन्स अलग कर रहा है वो। तो दैट साइकोमेट्रिक टेस्ट वोंट बी ए रिलायबल और इट वोंट बी ए ट्रस्टवर्दी। तो फिर क्योंकि कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, जब वो हर बार उसका रिएक्शन या अप्रोच या आंसर उसके अलग अलग हैं कैंडिडेट के, तो इट वोंट बी ए रिलायबल सेकंड, वी कांट मेक ट्रस्ट ऑन दैट टेस्ट। अब टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में क्या है, कितने टाइप्स के साइकोमेट्रिक रिलायबिलिटी बेस पर टेस्ट होते हैं। सो दिस टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी मेजर्स दैट कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। कौन सा टेस्ट? रीटेस्ट रिलायबिलिटी result when the same test is administered to the same group of individual at different points in time। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि वापस रीटेस्ट करेंगे, रिलायबिलिटी चेक करना है ना। जैसे एक टाइम पे आके पूछा, कुछ क्वेश्चंस हमने दिए, ठीक है, फिर किसी और दिन बुलाएंगे, किसी और दिन बुलाएंगे अलग ग्रेड या अलग पॉइंट्स में लेकर, लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर वहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ ये रिस्पॉन्स सेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका माइंड चेंज तो नहीं हुआ, ये खुद तो कंफ्यूज नहीं है, या पहले उसने जो टेस्ट दिया था ये मेकअप करके तो नहीं दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ से पता चलता है कि हाँ अगर वो सेम टाइप से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका अप्रोच, उसका रिएक्शन या उसके जो आंसर हैं वो सिमिलर हैं, तो हम ये कह सकते हैं हाँ रिलायबल टेस्ट है हमारा। से हाई टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी शोज द टेस्ट यील्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, कि रीटेस्ट करने पर अगर पता चला कि टेस्ट रिलायबल है, सेम रिस्पॉन्स है, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो कंसिस्टेंसी है फाइंडिंग थ्रू आउट दी पीरियड। ठीक है, तो रीटेस्ट से पता चल जाता है रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी assess the consistency of test result when different rater or evaluator score the test. High inter-rater reliability indicate that different evaluator provide similar score, ensuring that individual biases do not influence the test result। अब ये एक पहले तो हमने कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, कैंडिडेट अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये तो कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि हाँ अगर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है सेम क्वेश्चन का, तो
हम कहेंगे कि नहीं भाई ये तो रिलायबल टेस्ट नहीं हुआ, फिर स्कोर्स अलग अलग आ रहे हैं, हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब ये वाला जो है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इंटर रिलायबिलिटी, ये जो स्कोरर है, जो स्कोर दे रहा है, ठीक है ना, जो जज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जज कितना कंसिस्टेंस है उसको स्कोर देने में, जो भी 3-4 जज हैं। अब आपने कोई परफॉर्म किया, अगर परफॉर्म अच्छा किया तो सारे जज ऑलमोस्ट एक जैसे पॉइंट देंगे, बिल्कुल अपोजिट तो देंगे नहीं, है ना। क्योंकि ये तो लाइक और डिसलाइक, ये जो टेस्ट है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये लाइक और डिसलाइक के ऊपर नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपने स्टेज में सॉन्ग कोई परफॉर्म किया तो किसी को अच्छा लगा कानों में, किसी को नहीं अच्छा लगा, वो तो लाइक और डिसलाइक के ऊपर हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर तो एक लॉजिकल टेस्ट होते हैं, नॉर्मल लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे लाइक और डिसलाइक स्कोरर या जो स्कोरर होता है या जज जो होता है वो उसकी लाइक और डिसलाइक के ऊपर नहीं होता है। वो अगर टेक्निकल जो सही है वही सही है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो स्कोरिंग कितनी सिमिलर हो रही है जजेस की, जो भी पैनल में बैठे हुए हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी स्कोरिंग अगर ऑलमोस्ट सेम हो रही है, मतलब कि कोई 9 दे रहा है, कोई 8, कोई 10 दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है नंबर, तो ये पता चलता है कि हाँ ये जो टेस्ट है रिलायबल है। सारे जो स्कोरर हैं, जो जजेस हैं, पैनल है, वो जो कैंडिडेट का रिस्पांस है, कैंडिडेट का जो आउटपुट है, वो जज कर पा रहे हैं सही, ठीक है। तो वहाँ पे रिलायबिलिटी पता चलती, सारे जजेस का थम्स अप मिल गया है ना। जो सारे जजेस थम्स अप कर रहे हैं, हाँ भाई गुड परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब रिलायबल टेस्ट हुआ है ना। ये तो बहुत कॉमन है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म में देखिए क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी मेजर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट व्हेन टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेड टू द सेम ग्रुप। पैरेलल फॉर्म रिलायबल इंश्योर दैट डिफरेंट वर्जन ऑफ टेस्ट यील्ड कंपेरेबल रिजल्ट। तो इसमें क्या होता है कि दो टेस्ट लिए जाते हैं पैरेलल वे से, ठीक है, सेम ग्रुप रहेगा, कैंडिडेट सेम रहेंगे, लेकिन टेस्ट जो होते हैं वो दो पैरेलल फॉर्म में लिए जाते हैं और इक्विवेलेंट फॉर्म्स होते हैं, और वो फिर सेम क्वेश्चन मतलब दोबारा पूछे जाते हैं, ऐसे आप कह सकते हो। और फिर जब सेम रिजल्ट आएगा दोबारा, मतलब पैरेलल ही चलता है। वो रीटेस्ट वाला अलग, रीटेस्ट तो बाद में होता है, एक हुआ फिर बाद में हुआ, ये पैरेलल में चलेगा। और डिफरेंट मतलब वर्जन अलग अलग रहेंगे, क्वेश्चन थोड़ा से घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन पैरेलल फॉर्म चलेंगे। वहाँ से रिलायबिलिटी पता चलेगी कि क्वेश्चन जो तुमने घुमा कर पूछा है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा है, लेकिन उसी बेस पर पूछा है, तो कितना रिलायबल है और क्या कैंडिडेट का जो रिस्पांस है वो सही है, गलत है, सेम है, तो यहाँ से पता चलता है। फिर ये देखो इंटर कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी means the extent to which items within a test are consistent with each other. High internal consistency indicate that the test item measure the same underlying construct. तो अब इसमें टेस्ट हो रहा है, काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं। अब उन कंटेंट्स में कौन सा कंटेंट या कौन सा आइटम कंसिस्टेंसी ज़्यादा ले रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ठीक है। अब पता चला पर्सनल क्वेश्चन की जो आंसर्स हैं, रिस्पॉन्स है, वो हर बार सेम आ रहा है, तो वहाँ से एक उस पर्सनल इंटरनल पार्ट ऑफ पर्सन का, कैंडिडेट का इंटरनल थिंकिंग का एक कंसिस्टेंसी पता चलेगी वहाँ पर, कि हाँ वो कितना, मतलब उसकी थिंकिंग जो पर्सनल लेवल पे है वो क्या है, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल अलग हो गया, फिर उसके बाद जो लॉजिकल्स होते हैं, जनरल नॉलेज होती है, वो एक अलग हो गई, ठीक है ना। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये हो गए सारे टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, रीटेस्ट, टेस्ट रिटेस्ट, इंटर रेटर, ठीक है। टेस्ट रिटर्न एक बार टेस्ट लेंगे, फिर दोबारा फिर से लेंगे। इंटर रेटर में जो स्कोरर होते हैं, जजेस होते हैं, उन पर वो उनका कितना थम्स अप है और कितना उनका पॉइंट ऑफ व्यू कॉमन हो रहा है पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। फिर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है, ठीक है, पैरेलली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी मैंने अभी बताया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी कितनी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट तो बहुत है भाई, रिलायबल टेस्ट होना ज़रूरी है, तभी तो हम कंक्लूज़न में पहुँचेंगे। टेस्ट जब रिलायबल यानी भरोसेमंद नहीं होगा तो हम कंक्लूज़न भी, इट वोंट बी ए स्ट्रॉन्ग कंक्लूज़न, एंड इट वोंट गिव यू ए गुड रिजल्ट। जैसे ये कॉर्पोरेट सेक्टर, वी आर हायरिंग ए कैंडिडेट, दैट कैंडिडेट मस्ट
बी सुटेबल टू द कंपनी, टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट पर्सन शुड बी प्रॉफिटेबल, तभी तो कंपनी विल हायर द कैंडिडेट। कैंडिडेट प्रॉफिटेबल नहीं होगा, दैट वोंट गिव his or her contribution to the company. So company won't be getting a good in a strong position. So definitely the importance of reliability is very important to take the right decision. To take the right decision, the important thing is to take the right decision. Importance of reliability का यही एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, कि सूटेबल पर्सन हायर करें, या कोई अगर क्लिनिकल उसकी बात हो रही, पेशेंट की बात हो रही, तो उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको ट्रीटमेंट राइट वे में मिलना चाहिए। अगर कोई साइकोलॉजिकली कोई ट्रीटमेंट है, कैंडिडेट हायरिंग वाली बात है, तो कैंडिडेट हायरिंग के लिए भी सूटेबल पर्सन मिलना चाहिए। सूटेबल पर्सन कैसे मिलेगा, जब हमारा टेस्ट जो है वो रिलायबल और कंक्लूजन वाइज स्ट्रांग हो। So reliability is crucial because it ensures that the test results are consistent, can be trusted, are no influenced by random factors such as the time of day or the test taker mood. तो ये बायस नहीं होना चाहिए रिलायबल, ठीक है ना। जो जजेस वाला मैंने बताया था कि स्कोर अगर सेम है, सबके थम्स अप है, तो आप बायस नहीं है। अगर बायस यानी कि होता है ना कि फेवरिज्म अगर है, कोई कैंडिडेट का फेवरेटिज्म हो रहा है तो बाई दी जजेस, तो वो उसको जजेस को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा होता ही है प्रैक्टिकली है ये। या टेकर का जो मूड है, स्कोरर का मूड है या जज का मूड है, उस पर वो स्कोर कर रहा है, मूड अच्छा नहीं तो स्कोर अच्छा नहीं दे रहा है, तो दैट वोंट बी ए रिलायबल टेस्ट। तो रिलायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सही रिजल्ट मालूम पड़े एंड वी कैन टेक अ राइट डिसीजन। A reliable test provides a suitable foundation of making comparison or tracking over time. Without reliability, test result may vary, leading to confusion and potentially incorrect decision, ठीक है। वॉट आर साइकोमेट्रिक नॉर्म्स, चलो तो वैलिडिटी कर लिया हम लोगों ने और रिलायबिलिटी कर लिया, अब नॉर्म्स करेंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक नॉर्म्स आर स्टैंडर्ड और एवरेज स्कोर that are established through the administration of tests to large and representative sample. This norm provide a benchmark against the individual scores can be compared, allowing for a better understanding of where an individual stand relative to अदर्स। तो डेफिनेटली भाई अगर टेस्ट हो रहा है तो स्कोरिंग तो होनी है ना। तो टेस्ट का मतलब क्या हुआ, यू नीड अ कंपैरिजन, इट इज़ ए इंटर रिलेटिव विद द एमंग द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के बीच में हु इज़ बेटर एंड हु इज़ सुटेबल पर्सन एंड हु कुड बी पिक्ड इट अप फॉर द कंपनी पोस्ट फॉर द जॉब। तो ये कैसे पता चलेगा, तो डेफिनेटली एक कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन कैसे होगा, हु इज़ बेटर, हु इज़ बेस्ट, हु इज़ मोस्ट सुटेबल पर्सन, सो हु स्कोर्ड हाई, स्कोरिंग हाई, ठीक है। जो स्कोर ज़्यादा कर रहा है वो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो वो कैसे पता चलेगा, तो एक स्कोर्स होंगे, मार्क्स होंगे, क्या होंगे, मार्क्स दिए जाएंगे, स्कोर्स दिए जाएगा, रेटिंग दी जाएगी, ठीक है ना। रेटिंग दी जाएगी तो उस रेटिंग से फिर पता चलेगा, या स्कोर से पता चलेगा, कंपैरिजन होगा वो उस स्कोर से। तो वो स्कोर्स का एक नॉर्म्स होते हैं कि अगर ये क्वेश्चन को इसने रिस्पॉन्स इस तरीके से किया तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। फिर उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, उतना मतलब करेक्ट तो है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं करेक्ट और नॉन करेक्ट पर नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कितना कितना बेस्ट रिप्लाई किया है, कितना अच्छा, जैसे नहीं, जैसे कि गाना गाया तो कितना अच्छा गाया, किसी ने कम अच्छा गाया, किसी ने गलत गाना गाया, वो नहीं हो, वो भी वो ज़रूरी नहीं, वो एक अलग बात होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग कह रहे। लेकिन किसने कम अच्छा गाया, किसने बहुत अच्छा गाया, तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स किया, कितना अच्छा किया, कितना ज़्यादा किया, बेहतर तरीके से क्विक टाइम पर कर दिए, तो उसकी वो किसी को 8 मिल रही है, किसी को 10 रेटिंग मिल रही है, तो वहाँ से फिर कंपैरिजन होता है। और अलग अलग फील्ड होती हैं, जैसे रैपिड फायर होता है एक, है ना, कितना फास्ट उसका रिस्पॉन्स है। फिर लॉजिकल में, वो लॉजिकली कितना जीके पे, मतलब करंट अफेयर पे, तो अलग अलग राउंड होते हैं। वहाँ से फिर स्कोर्स को मैच किया जाता है, कोई पर्सन इस फील्ड में इतना स्ट्रांग है, क्विक रिस्पॉन्स पे इतना स्ट्रांग है, लॉजिकल में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो देन वी put in together and will get a average score
ऑफ द कैंडिडेट एंड देन उसके बाद हम लोग है ना वी कैन मेक अ डिसीजन। टाइप्स ऑफ साइकोमेट्रिक नॉर्म्स, अब कितने नॉर्म्स हैं अलग अलग, देखो एज नॉर्म्स हैं, ग्रेड नॉर्म्स हैं, नेशनल नॉर्म्स है, परसेंटाइल रैंक है, लोकल नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो एज नॉर्म्स किस टाइप के नॉर्म्स हैं या क्या स्कोरिंग है इसकी, किस बेस पर स्कोरिंग दी जाती है। एज नॉर्म्स प्रोवाइड average score for different age groups, allowing for comparison between individuals of the same age. This is particularly useful educational setting where age-related comparison often necessary. Definitely जिसकी जिस हिसाब से एज होगी उसी हिसाब से उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। अगर एज 15 से 18 के बीच में एक ग्रुप है और एक ग्रुप है 30 से 35 के, तो दोनों का अलग अलग क्वेश्चन सेट बनेगा, ठीक है ना। 15-18 में जो एजुकेशन बेस ज़्यादा रहेगा, स्कूल की पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा रहेगा। 30 से 35 के बीच में लॉजिकल और करंट अफेयर के बीच में ज़्यादा क्वेश्चन सेट बनाए जाएंगे। एक्सपीरियंस बेस पे ज़्यादा बनाया जाएगा, इसको तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, फ्रेशर है, इनको एक्सपीरियंस बेस पे ज़्यादा बनाया जाएगा, क्वेश्चन सेट अलग बनेंगे। तो वो एक एज नॉर्म्स होते हैं, उस हिसाब से उसकी स्कोरिंग दी जाती है। ग्रेड नॉर्म में ग्रेडिंग दी जाती है, कौन किस ग्रेड का है। सो द ग्रेड नॉर्म प्रोवाइड्स average scores for different grade levels, allowing for comparison between students in the same grade. It helps. It is helpful in assessing academic performance and identifying areas where students may need additional support. तो उसकी academic performance कैसी है? Academic performance मतलब what you have done in your education, in your schooling, so that is called academic performance. So that the question sets will be related to the your education and your qualification about your studies and all. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उस पर ग्रेड दिए जाते हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है। जो आप सर्टिफिकेट सबमिट करते हो फॉर टू द कंपनी फॉर द जॉब इंटरव्यू, तो वो एकेडमिक होता है, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होता है, जो आप स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट देते हो, आपके पासिंग रिजल्ट देते हो, ठीक, वो तो एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी चीज़ें हैं, आपने कुछ कंप्यूटर्स में किया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिके मतलब फील्ड में आपने एक्स्ट्रा स्किल्स हैं आपके पास, तो वो एक सर्टिफिकेट्स अलग हो गए, जैसे कंप्यूटर में ये किया है आपने, और दूसरी जो चीज़ जो भी चीज़ें हैं टेक्निकल लेवल पे कहीं पर कुछ सीखा है आपने टेक्निकली, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, आपने अलग से सीखा हुआ है, कोई प्रोग्राम है, कंप्यूटर कोई कोर्स है वो अलग से किया हुआ है आपने, दैट इज़ स्किल्ड बेस्ड परफॉर्मेंस। तो एकेडमिक जो होता है, जो आपके एजुकेशन 10th में कितने परसेंटेज आए, 12th में कितने परसेंटेज रहे, फिर आपने ग्रेजुएशन में कितना अच्छा किया है, मास्टर में कितना किया है, तो ये सब क्या है, ग्रेड नॉर्म्स होते हैं एकेडमिक। नेशनल नॉर्म्स प्रोवाइड एवरेज स्कोर फॉर a representative sample of individuals across a country. These norms are often used in standardized tests to compare individual performing the national average. जैसे कि नेशनल लेवल पे टेस्ट होते हैं, जैसे जेई हुआ, नीट हुआ, है ना, नेट हुआ, तो ये सब क्या है, नेशनल लेवल पे कॉमन टेस्ट होते हैं, पूरे कंट्री के लिए कॉमन टेस्ट है, सबकी स्कोरिंग सेम होती है, सबके जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं सेम होते हैं और स्कोरिंग सेम होती है, उसी बेस पर स्कोरिंग दी जाती है, पैटर्न सेम होता है। बाद में ऑल ओवर कंट्री आपने कितना रैंक किया है तो वो निकाला जाता है, तो ये एक नेशनल नॉर्म्स है। परसेंटाइल रैंक तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटाइल बेस पर कॉलेज मिलता है। आपने जेई नीट किया है, आपने उसके परसेंटेज चीज़ अलग है, फिर बाद में से परसेंटाइल निकाली जाती है कि परसेंटाइल कितनी है उस कॉलेज के लिए, आपकी कितनी कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी परसेंटाइल देखी जाती है। परसेंटाइल रैंक्स आर कॉमन वे टू इंटरप्रेट टेस्ट स्कोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोमेट्रिक नॉर्म्स। ए परसेंटाइल रैंक इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द नॉर्मेटिव ग्रुप दैट स्कोर बिलो द पर्टिकुलर स्कोर। फॉर एग्जाम्पल, ए कैंडिडेट इज 85th परसेंटाइल स्कोर हायर देन 85% ऑफ देयर पीयर्स, ठीक है ना। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर स्कोर से वो कितना बिलो है, मतलब जो स्कोर है जैसे 100 है, ठीक है,
100 से कितना बिलो में जा रहा है। तो जैसे कि एक जो कैंडिडेट है, जैसे 85th परसेंटाइल स्कोर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 85th से ऊपर में लाई कर रहा है। ठीक है ना, मतलब 85 परसेंटाइल दिया जा रहा है, मतलब 85 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि उसका जो लाई है वो 15% के ग्रुप में आ रहा है, बाकी बचे हुए ग्रुप में आ रहा है। तो वो कॉलेज की एक रिक्वायरमेंट होती है, कट ऑफ। लोकल नॉर्म्स प्रोवाइड एवरेज स्कोर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप और रीजन, allowing for allowing for comparison within a particular context। स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं, जैसे कंपनी के लिए हो गया, स्पेसिफिक ग्रुप हो गया, कोई कंपनी है वहाँ पर एक टेस्ट चल रहा है, वो लोकल नॉर्म्स हो गए उनके अपने। भाई माना कि तो मोबाइल कंपनी एयरटेल भी है, ठीक है, मोबाइल कंपनी जियो भी है, ठीक है, वोडाफोन समझो है। अब एयरटेल, हर अब दोनों की जो तीनों की कंपनी की पोस्टिंग सेम है, चलो उनको चाहिए सेल्स मैनेजर, इनको भी सेल्स मैनेजर चाहिए, मतलब रीजनल सेल्स मैनेजर, ठीक है, तीनों के रीजनल सेल्स मैनेजर। लेकिन एयरटेल अलग कंपनी है, जियो अलग कंपनी है, वोडाफोन अलग कंपनी है, माना कि सेम पोस्ट के लिए जॉब इंटरव्यूज चल रहे हैं, लेकिन इनके जो टेस्ट होंगे इनके अपने लोकल होंगे, अपने अलग नॉर्म्स होंगे। एयरटेल का अपने अलग नॉर्म्स होंगे, अलग पैटर्न होगा टेस्ट लेने का, जियो का अपना अलग होगा, वोडाफोन का अपना अलग होगा। माना कि सेम पोस्ट है, लेकिन टेस्ट इनका लोकल लेवल पे अलग अलग होने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोमेट्रिक नॉर्म्स रह जाएगा, और फिर असेसमेंट लाइबिलिटी कैसे बनाना है, फिर वो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर ये ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, अगले इसमें चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है।